नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति संभाजीनगर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति संभाजीनगर में एसबी कॉलेज में संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। एलोरा में ग्रीनेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे उपराष्ट्रपति। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सबसे पहले वो पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री महाआवास अभियान 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 20 लाख आवास लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण तथा 10 लाख आवास लाभार्थियों को पहली किस्त का वितरण करेंगे। भारत ने शुक्रवार को मालदीव के माले में 13वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता ग्रहण की। मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लिखी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता ग्रहण की। डॉक्टर लिखी ने आश्वासन दिया कि भारत BOBPIGO की सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगन से काम करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 101वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर UG, PG और PhD के विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां प्रदान की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मेले का विषय उन्नत कृषि विकसित भारत। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बिजली चोरी के लगे जुर्माने के मामले में आज सुनवाई होगी। सांसद बिजली चोरी मामले में कोर्ट में साक्ष्य पेश करेंगे। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम सुनवाई 7 फरवरी को तय थी, लेकिन सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर विभाग ने 15 दिन का समय दिया था। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापान भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। नई दिल्ली में भारत जापान अर्थव्यवस्था और निवेश फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 2000 से 2024 के बीच जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $43 बिलियन से भी अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलत और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अजमेरी गेट की तरफ के हिस्से में अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षा स्थल का निर्माण किया है। नवनिर्मित होल्डिंग एरिया प्लेटफॉर्म नंबर 16 के नजदीक है। इसमें टिकट बुकिंग काउंटर के साथ ही टॉयलेट और खाने पीने से संबंधित क्षेत्र का भी निर्माण किया गया है। प्रतीक्षा स्थल के पास महिलाओं के लिए अलग से एक टिकट काउंटर बनाया गया। भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की USAID की मदद पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी को हराने के लिए राहुल बाहरी ताकतों की मदद ले रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में मीडिया की उन खबरों को खारिज किया है कि USAID के $2.1 करोड़ बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को गए हैं। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 2022 में बांग्लादेश को दिए गए $21 मिलियन फंडिंग पर चर्चा करती है। हालांकि इस लेख में $21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी।
उन्होंने कहा, द इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के बीच हुए समझौते ज्ञापन को नजरअंदाज कर दिया है। ये संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और इसका मुख्य वित्त पोषण यूएसएड के द्वारा किया जाता है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से संपर्क साधा है। दिल्ली में नई सरकार गठन के बाद एक ओर जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी के बीच चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं करने के आश्वासन को अमली जामा पहनाते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा। वहीं यमुना नदी को साफ करने का काम तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से अगले 3 सालों में यमुना में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफटीआई नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में BBCWS इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने इसके 3 डायरेक्टर्स गिल्ड एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिब्बनस पर भी 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ये आदेश भारतीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत जारी किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला के 2 सहयोगियों के खिलाफ आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को फरार आरोपी नीरज पंडित उर्फ नीरज फरीदपुरिया और अनिल सिंह के खिलाफ यह आरोप पत्र दाखिल किया गया। दोनों पर खालिस्तानी टाइगर फोर्स KTF से जुड़े होने का है आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते गैर संचारी रोगों के खिलाफ 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक एक सघन जांच अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की 100% जांच करना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास AARGO सम्मेलन के दौरान देश भर में ग्रामीण समुदायों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर लोगों को जानकारी दी। अलीगढ़ महानगर के 10 बड़े घने हिंदू आबादी वाले इलाके वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज मिले हैं। मामले पर वक्फ आयुक्त एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 24वें संस्करण का आयोजन 5 से 7 मार्च तक नई दिल्ली में किया जाएगा। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित होने वाला ये सतत विकास और जलवायु समाधान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत के विजन को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक सरकारी विभाग, अनुसंधान संस्थान और उद्योग एक साथ जमा हुए हैं। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार 24 फरवरी से विधानसभा का पूर्णकालिक सत्र शुरू हो रहा है। सरकार के एजेंडे में जहां वार्षिक बजट के साथ कई विधायी कार्य हैं, वहीं विपक्ष चुनावी वायदों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की पहुंच लगातार बढ़ रही है। मिशन 2026 के तहत फोर्स ने एक और अहम कामयाबी हासिल की है। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जवानों ने उस इलाके में नया कैंप स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय BHU और शिक्षा मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन की प्रगति की समीक्षा की। वाराणसी के नमो घाट पर चल रहे काशी तमिल संगमम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने BHU और मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों को कार्यक्रम में योगदान देने के लिए बधाई दी।
नमो घाट पर कई क्षेत्रीय उत्पादों के स्टॉल लगे हैं। इन्हीं स्टॉलों में से एक गुलाबी मीनाकारी से जुड़े हुए हस्तशिल्प का स्टॉल है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। सीएम धामी ने बताया कि देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आमजन के अधिकारों की रक्षा हेतु सख्त भू कानून नितांत जरूरी था। भारतवंशी काश पटेल एफबीआई के 9वें निदेशक बन गए हैं। काश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रखकर एफबीआई के नए निदेशक के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही काश पटेल एफबीआई के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। शपथ लेने के बाद काश पटेल ने एफबीआई में जवाबदेही तय करने का वादा किया है। रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली सीनेट में 51-49 के अंतर से एफबीआई निदेशक के रूप में काश पटेल के नाम पर मोहर लगाई गई थी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। मेला प्रशासन ने दावा किया है कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं शुक्रवार शाम 1.28 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ के समापन में अब महज 4 दिन बचे हैं। यूपी पुलिस श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। यूपी पुलिस ने अब तक ऐसे 137 अकाउंट्स को चिन्हित कर कार्रवाई की है, जो महाकुंभ के विरुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे थे। उधर प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हिमाचल के सोलन में ताजा बर्फबारी हुई है। वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में लोग स्कीइंग करते हुए नजर आए। बीते 6 महीनों में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों ही सेक्टर्स में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की है। फरवरी माह के लिए फ्लैश पीएमआई 60.6 पर रहा। S&P ग्लोबल द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार रोजगार के मोर्चे पर भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरवरी में कंपोजिट पीएमआई आउटपुट 7.6 पर पहुंच गया, जो जनवरी में 57.7 पर था। फरवरी में सर्विस सेक्टर का पीएमआई 61.1 पर पहुंच गया, जो मार्च 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। दूसरी ओर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई हल्की गिरावट के साथ 57.1 पर आ गया, जो जनवरी में 57.7 पर था। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक कहने पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ने जोखिम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस निर्देश 2021 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरों का यह सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है, जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं
जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 हफ्ते की बढ़ोतरी के सिलसिले को तोड़ते हुए 14 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.54 अरब डॉलर घटकर 635.721 पर पहुंचा। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 1.942 अरब डॉलर बढ़कर 74.15 अरब डॉलर हुआ। भारत अपने एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा 10,370 करोड़ रुपए का इंडिया एआई मिशन शुरू किए जाने के बाद से इस पर तेज गति से काम जारी है। इंडिया एआई मिशन के तहत 67 प्रस्ताव पहुंचे। इनमें से 20 प्रस्ताव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के विकास से जुड़े हुए हैं, जबकि बाकी सेक्टर स्पेसिफिक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के लिए। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बीते 10 वर्षों में पावर सेक्टर की उपलब्धियों को बताते हुए कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में ग्रामीण क्षेत्र में जहां 12.5 घंटे बिजली आती थी, अब औसतन 22.6 घंटे बिजली आती है, तो वहीं 2014 में 168 गीगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो जनवरी 2025 में 245 गीगावाट के स्तर पर पहुंच चुका है। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक 2013-14 में 2,91,000 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन अब 4,51,000 सर्किट किलोमीटर तक हो गया। भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भारत टेक ट्राइम्फ प्रोग्राम के तहत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 लॉन्च किया गया। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन में आयोजित होगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स मैट्रिक्स विषय पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश को दोहराया। इस अवसर पर उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र की कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाएं शामिल हुई। बनारस स्थित बरेका रेल इंजन कारखाने में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बरेका द्वारा निर्मित विद्युत रेल इंजन वैप 7 को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत लोकोमोटिव निर्माण में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से दिए गए मंत्र के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 में बरेका ने अब तक 375 लोकोमोटिव बनाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य की नई निवेश नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है और सरकार उद्योगपतियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए हर संभव मदद देंगे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आग्रह किया है कि वे मुफ्त की सुविधाओं के मामले में पहल करें और राज्यों के साथ मिलकर आचार संहिता बनाएं।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने विभिन्न प्रसारकों के बीच एक ही सेट टॉप बॉक्स के इस्तेमाल और बुनियादी ढांचे को स्वैच्छिक रूप से साझा करने की सिफारिश की। साथ ही ट्राई ने IPTV सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूनतम कुल संपत्ति संबंधी आवश्यकता को कम करने की बात कही है। इससे अब सेट टॉप बॉक्स बदलने से आजादी मिलेगी। हमास आज 6 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल 602 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। आज की रिहाई युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में होने वाली आखिरी रिहाई होगी। पहले चरण के तहत 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है। इजराइल का कहना है कि शेष 14 में से 8 की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वो दूसरे चरण की बातचीत शुरू करने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलकर काम करने का आग्रह किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है। साथ ही ट्रंप यूक्रेन में संघर्ष जल्द खत्म करने के लिए एक समझौते पर जोर दे रहे हैं। ब्राजील के विश्वविद्यालय के छात्रों को ले जा रही एक बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई, 19 अन्य घायल हैं। इस हादसे के बाद दमकल कर्मियों ने तेजी से राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। उन्होंने बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। टाइम मैगजीन की इस वर्ष की विमेन ऑफ ईयर सूची में 13 महिलाओं में एक भारतीय जीव विज्ञानी एवं वन्य जीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल। आरोपी हादी मटर को 2022 में न्यूयॉर्क के व्याख्यान मंच पर लेखक सलमान रश्दी पर कई बार चाकू से हमला करने के लिए हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को कराची में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान की टीम को 107 रन से हरा दिया। टेम्बा बावोमा की अगुवाई वाली टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 315 रन बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज लाहौर में ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान का आगाज करेगा। लाहौर की पिच को देखते हुए एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया को अनुभवहीन गेंदबाजी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की मुहिम हुई तेज। 4000 से अधिक स्थानों पर 2 लाख से अधिक साइकिल चालकों को शामिल करना लक्ष्य। रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ क्रिकेट टीम ने मुंबई क्रिकेट टीम को 80 रन से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। नागपुर में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 406 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की दूसरी पारी 325 रन पर सिमट गई। वीमेंस प्रीमियर लीग में शुक्रवार को खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगी भिड़ंत। कतर ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे ब्रिटेन के जैक ड्रैपर। जैक ने सेमीफाइनल में जिरी लेहका को दी मात। वहीं रूस के आंद्रे रूबलेव ने भी फाइनल में बनाई जगह। कनाडा के फेलिक्स ऑगर को दी मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा को आकार देने में महाराष्ट्र और मुंबई की भूमिका पर बोलते हुए विकी कौशल की फिल्म छावा की जमकर तारीफ की। फिल्म छावा ने रिलीज के 8वें दिन 17.78 करोड़ रुपए की कमाई की। अर्जुन कपूर की फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने में नाकाम रही। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को OTT पर रिलीज होगी। फिल्म ने भारत में 21.65 करोड़ रुपए की कमाई की है। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ 5 जून को होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशन मणिरत्नम ने किया है। वेब सीरीज जिद्दी गर्ल्स के ट्रेलर को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज के छात्रों और प्रिंसिपल ने आपत्ति जताई है। 2005 के मारपीट मामले में अदालत ने एक्टर आदित्य पंचोली को जेल की सजा से राहत दी है। समय रैना के YouTube शो में विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को तलब किया।
यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और असम सरकार से इंडियाज गॉट टैलेंट शो पर अश्लीलता को बढ़ावा देने के मामले में मांगा जवाब। सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री का गाना यूनिवर्स लॉज दुबई में हुआ लॉन्च। लॉस एंजलिस में एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में भारत की 12 प्रतिष्ठित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। खतरों के खिलाड़ी के 15वें सीजन में मीडिया इन्फ्लुएंसर और फैशन स्टाइलिस्ट ओरियोल फरहान अवतरमणि होंगे शो के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट। फिल्म लैला को लेकर चल रहे विवाद के बाद अभिनेता विश्वक सेन ने अपने फैंस से पोस्ट कर माफी मांगी है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।